गुलामी का दौर चल रहा था। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई थी। अंग्रेज सरकार गरीबों की बोटी बोटी नोच रहे थे। उसी दौर में ओडिशा के कटक शहर में एक किलकारी का गुंजन सुनाई देता है। असल में यह एक बंगाली परिवार था और 23 जनवरी 1897 को पिता जानकीनाथ और माता प्रभावती देवी के घर पर एक बालक का जन्म होता है। 14 संतानों में 9वें स्थान पर इस बालक का जन्म होता है। इनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत में बड़ी बड़ी बीमारियों ने पैर पसार रखे थे, मगर अंग्रेज सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। इस बालक ने अपने चमत्कार जन्म के बाद से ही दिखाने शुरू कर दिए थे। कहते हैं ना कि पूत के पांव तो पालने में ही नजर आ जाते हैं। असल में ये बुद्धिमान बालक कोई और नहीं बल्कि हमारे नेताजी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे मुश्किल दौर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था और उन्हीं परिस्थितियों को वे देखकर बड़े हुए थे। जब साल 1913 का आया तब वे 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई भी की थी और जब परिणाम आया तो पता चला कि सुभाष की तो सेकंड रैंक लगी थी और इस तरह उन्होंने मेहनत के बलबूते पर कोलकाता के कॉलेज में दाखिला ले लिया था। जब सुभाष कॉलेज जाने लगे तो शुरुआती 2-4 दिन में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, मगर उसके बाद जो हुआ उससे सुभाष काफी विचलित हो गए थे। कई रातों तक वे सो नहीं पाए थे। उन्हें हर बार वो कॉलेज का घटनाक्रम याद आ जाता था। असल में कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर मिस्टर ओ हुआ करते थे। वे हर वक्त कॉलेज में भारतीयों के साथ मारपीट करते रहते थे और उन्होंने कई बार भारतीय बालकों के सिर तक फोड़ दिए थे, मगर कॉलेज प्रशासन को बार बार शिकायत करने पर भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। विद्यार्थियों के हित में पहली बार सुभाष ने भी अपने आप को शामिल कर लिया था। सुभाष की लीडरशिप में विद्यार्थी संगठनों ने कॉलेज के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए थे। मजबूरन कॉलेज प्रशासन के साथ साथ प्रोफेसर मिस्टर ओ को भी माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन वे तो ठहरे अंग्रेज, सुधरने वाले कहाँ थे। थोड़े समय बाद वापस अपने पुराने अंदाज में आ गए थे और इस बार सुभाष ने अपने साथियों के साथ मिलकर उल्टे उनकी ही धुनाई कर दी थी। जब सुभाष से माफी मंगवाने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। आयोग के सामने उन्होंने साफ कह दिया था कि ना तो मैं अन्याय के सामने झुकूंगा और ना ही हार मानूंगा। इस तरह कॉलेज प्रशासन ने सुभाष को कॉलेज से ही निकाल दिया था। यह वही दौर था जिसकी बदौलत सुभाष के मन में अंग्रेजों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। सुभाष ने एक बार सेना में जाने का भी प्रयास किया था, परीक्षा भी पास कर ली थी, मगर अंतिम चरण में जब मेडिकल की बारी आई तो कमजोर आंखों की दृष्टि को लेकर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया था। फिर भी सुभाष हताश नहीं हुए थे। समय बीतता गया और फिर साल 1919 का आया तो सुभाष को दूसरी बार गहरी चोट लगी थी। असल में हुआ यह कि 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी का दिन चल रहा था और पंजाब के अमृतसर शहर में सिख समाज के लोग एक जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रहे थे और फिर उन निहत्थे लोगों को उस बाग में घेरकर अंग्रेज जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें बुजुर्ग महिला पुरुषों के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से नेताजी बहुत आहत हुए और फिर उन्होंने ठान लिया था कि अब अंग्रेजों की गुलामी और नहीं सहेंगे। सुभाष के पिताजी वकील थे, वे सुभाष की भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी तो उन्होंने सुभाष को कहा कि बेटे सुभाष, अंग्रेजों को अंग्रेजों के हिसाब से ही जवाब देना होगा। मतलब साफ था कि तुम अंग्रेजों की सिविल सर्विस की तैयारी करके उन्हीं की सर्विस में शामिल हो जाओ। मगर उस दौर में सिविल सेवा पास करना इतना आसान नहीं था। एक तो आयु बहुत ही कम कर दी थी और उसके बाद परीक्षा का माध्यम पूरी तरह इंग्लिश था और जहाँ तक सेंटर की बात थी वह तो इंग्लैंड में जाकर ही परीक्षा देनी होती थी। इसके पीछे वजह साफ थी कि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि सिविल सर्विसेज में कोई भारतीय पास हो जाए और वे हमारे बराबर आकर हमें ही चुनौती दे। यह उन्हें कतई स्वीकार नहीं था, लेकिन नेताजी भी किसी से कम नहीं थे। जो भी ठान लेते थे उन्हें वे पूरा जरूर करते थे और फिर उन्होंने इंग्लैंड जाकर 1 साल में ही ऐसी तैयारी कर ली थी जिसमें अमूमन 4 साल का वक्त लगता था। और जब परिणाम आया तो अंग्रेज सरकार भी हैरत में पड़ गई थी। असल में सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज के परिणाम में 4थी रैंक हासिल की थी, जो अब तक के भारतीयों के लिए एक रिकॉर्ड था।
इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे कितने बुद्धिमान थे। मगर ट्रेनिंग के दौरान उनके दिमाग में ख्याल आया कि अंग्रेजों के हाथों हमारा देश बिक रहा है और मैं उन्हीं के साथ मौज कर रहा हूँ। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। और फिर पल भर में ही एक ऐसा निर्णय ले लिया था जिसे लेने के लिए कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। उन्होंने अंग्रेजों की इस नौकरी को लात मार दी थी और फिर त्याग पत्र देकर वे भारत आ गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी भारतीय ने अंग्रेजों की सिविल सर्विसेज से त्याग पत्र दिया था और फिर गांधी जी के संपर्क में आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे। असल में दौर 1928 का था। कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था। सुभाष का गांधी और नेहरू के साथ विचारधारा को लेकर मतभेद था, न कि मनभेद। अंदर से वे भी दोस्त ही थे, यानी विचारधारा अलग थी मगर उद्देश्य एक ही था, देश को आजाद करवाना, देश को आजाद करवाना। मगर जब 1931 का दौर आया तो एक बार फिर सुभाष बाबू बेहद उदास हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह को न बचा पाने पर बोस गांधी जी और कांग्रेस से बेहद नाराज हो गए थे। अंग्रेजों ने नेताजी को कई बार जेल में डाला था। जेल में भी अंग्रेजों ने हद से भी ज्यादा टॉर्चर करते थे। एक बार तो इतना टॉर्चर किया कि उनकी तबीयत ही खराब हो गई थी। गलती के मारे अंग्रेज सरकार उनका इलाज करवाने के लिए यूरोप भेजने पर भी मान गए थे, मगर खर्चा उनके परिवार को उठाना था। यूरोप में इलाज के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय छात्रों को भी आजादी की लड़ाई में एकजुट करने का प्रयास किया और वहीं पर एमिली नामक एक ऑस्ट्रेलियाई लड़की से मुलाकात होती है। 23 साल की ये खूबसूरत लड़की कैथोलिक परिवार से थी। इस वक्त नेताजी के सामने एक तूफान आकर खड़ा हो गया था। एक तरफ देश की आजादी थी तो दूसरी तरफ जीवन में एक लड़की का आगमन होता है। यूं तो इससे पहले भी बोस को प्रेम और शादी के कई ऑफर मिले थे, मगर उन्होंने हर बार ठुकरा दिया था। मगर इस बार एमिली के प्रेम में नेताजी पूरी तरह पिघल गए थे। सुभाष और एमिली ने शुरुआत से ही स्वीकार कर लिया था कि उनका रिश्ता बेहद अलग और मुश्किल रहने वाला है। हालांकि इस रिश्ते से देश की आजादी पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि एमिली ने भी सुभाष का साथ देकर वह भी भारत की आजादी में शरीक हो गई थी। करीब 12 वर्ष तक वे दोनों संपर्क में रहे थे और फिर 29 नवंबर 1942 को दोनों की प्रेम की निशानी के तौर पर एक बेटी का जन्म हुआ था, जिसका नाम रखा था अनीता। नेताजी से बिछड़ने के बाद एमिली ने एक छोटे से तार घर में काम करते हुए बोस की अंतिम निशानी अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया था और जर्मनी की मशहूर अर्थशास्त्री तक बना दिया था। एमिली 1996 तक जीवित रही थी। नेताजी की बेटी अनीता आज भी जीवित है। जनता में नेताजी का कद काफी तेजी से बढ़ रहा था, तभी तो वे 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए थे। मगर विचारधारा के चलते उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बना ली थी। नेताजी ने रेडियो के जरिए विदेशों से भी भारतीय लोगों में उत्साह बढ़ा रहे थे। 1943 में वे जर्मनी से सिंगापुर पहुंच गए थे और फिर वहां से पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया था और फिर अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी धरती से ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी। आजाद हिंद फौज में वे भारतीय सैनिक थे जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जिन्हें जापानी सेना ने युद्ध बंदियों के तौर पर पकड़ लिया था। फिर नेताजी के कहने पर उन भारतीय सिपाहियों को नेताजी को सौंप दिया था। नेताजी ने एक ही बात कही थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस तरह विदेशी धरती पर भी नेताजी ने वह काम कर दिखाया जिसने भारतीयों पर गहरी छाप छोड़ दी थी। नेताजी पूरी दुनिया में घूमे थे और भारत के समर्थन में जोरदार माहौल बनाया था। एक दौर में वे जर्मनी के हिटलर से मिलने भी पहुंच गए थे। जब हिटलर की पहली मुलाकात नेताजी से हुई थी तो हिटलर भी हैरान रह गया था। असल में सुभाष बाबू चाहते थे कि मित्र राष्ट्र के विरोधियों से ही भारत का समर्थन लिया जा सकता है। दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। उसी की बदौलत वे हिटलर से मिलने जर्मनी पहुंच गए थे। मगर जब वेटिंग हॉल में हिटलर उनसे मिलने आए तो हिटलर को भी उन्होंने बोल दिया था कि मुझे आपसे नहीं बल्कि हिटलर से मिलना है। इस तरह 3-4 बार थोड़े थोड़े अंतराल में हिटलर उनके पास आता रहा और नेताजी उनसे हर बार यही कहते रहे कि मुझे आपसे नहीं बल्कि हिटलर से मिलना है। असल में ये सभी हिटलर के बहरूपिये थे।
जो उस वक्त में पूरे विदेशों में घूमकर हिटलर का काम निकाल दिया करते थे। लेकिन नेताजी की आंखें चकमा नहीं खा पाई थी और फिर जब असली हिटलर को यह खबर लगी तो वह भी हैरान रह गया था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। बरसों से मैं मेरी अनुपस्थिति में मेरे बहरूपिये पूरे देशों में घूमकर काम चला लिया करते थे, मगर इस व्यक्ति ने पल भर में ही मेरी सारी योजना को ध्वस्त कर दिया था। तब मजबूरन असली हिटलर को आकर नेताजी को भी सलाम ठोकना पड़ा था और कारण भी जाना कि आखिर उन्होंने कैसे पता लगा लिया था। नेताजी ने बता दिया कि जो हर बार बहरूपी आ रहे थे उनमें हिटलर के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, जिसके लिए हिटलर जाना जाता था। और फिर हिटलर ने भी उनसे प्रभावित होकर उनकी काफी मदद भी की थी। उन दिनों नेताजी का कद इतना बढ़ गया था कि अंग्रेज सरकार भी कांप उठी थी। नेताजी अपना रूप बदलकर दर दर भटकने को मजबूर थे, मगर दिल में एक ही अरमान था कि मेरा भारत आजाद होकर रहेगा। वो आजाद भारत का सपना पूरा होने ही वाला था, मगर एक मनुष्य दिन ने सारा खेल बिगाड़ दिया था और ये तारीख थी 18 अगस्त 1945 की। नेताजी जिस जापानी विमान में सफर कर रहे थे उस विमान ने इंडोनेशिया से उड़ान भरी थी, मगर रास्ते में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ था उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कहते हैं कि इस दिन उनका विमान क्रैश हो गया था और नेताजी भी उस विमान में मौजूद थे और अपने देश की आजादी के लिए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। दोस्तों, उनकी मौत भी एक रहस्यमय थी जिसे कोई जान नहीं पाया था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। कहीं अपने देश के गद्दारों ने तो उनका ये हाल नहीं किया था? यह भी एक विचारणीय मुद्दा है। नो डाउट अगर वे आजादी के बाद भी जिंदा होते तो वे देश के सर्वोच्च पोस्ट पर काबिज होते। दोस्तों, नेताजी को लेकर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।